अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिस्टम्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख रहे होंगे। अब तक हम लोगों ने क्या काम करा था, हम लोगों ने एक इम्पल्स रिस्पांस देखा था। इम्पल्स रिस्पांस हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स होती थी उनको टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करता था। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का भी यही काम होता है, हमारे सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स बताता है मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में। हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पांस होता है वो एच ऑफ टी होता है। इसी का अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। अगर मैं इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहलाएगा। मगर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यही तरीका यूज़ करें कि हम पहले पूरा जो है टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पांस को सॉल्व करें और फिर जो है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके हम एच ऑफ एस निकालें। ये तरीका नहीं है, ये बस हम देख रहे हैं कि इम्पल्स रिस्पांस का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहलाता है। निकालने का तरीका कुछ और होगा। तरीका ये होगा कि हमने जेड एस देखा था, जीरो स्टेट रिस्पांस, जो कि हमारे पास था वाई टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी एच ऑफ टी। ठीक है, अब मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस पूरी इक्वेशन का लेके इसको एच ऑफ एस में बदल दिया। अगर मुझे एच ऑफ एस निकालना है तो पूरी इक्वेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ चुकी है। मेरे पास ये जो है आउटपुट होता है और एक्स जो है वो इनपुट होता है। यहाँ पे मैं इसको ले जाके डिवाइड करा दूंगी, तो जो मेरे पास रेशियो होता है आउटपुट का इनपुट के साथ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है, आप आउटपुट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलें, इनपुट को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलें, उन दोनों का रेशियो लें, तो इस तरीके से आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से इसका एक और तरीका भी होता है। हमने जो है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो हमारे पास दो साइडें होती थी, एक आउटपुट वाली साइड होती थी, एक इनपुट वाली साइड होती थी, और उनके साथ कोई ना कोई टर्म्स मौजूद होती हैं, डी ओवर डी टी, डी स्क्वायर ओवर डी टी। तो यहाँ वाली टर्म को हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशंस भी पढ़ी थी तो इस पूरे को हमने क्यू ऑफ डी का नाम दे दिया और यहाँ पे पी ऑफ डी का नाम दे दिया। ये समझे हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं इन इक्वेशन के। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या किया कि इन सब का हमने जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएंगे। तो टी एस की टर्म में आ गई, ये भी एस की टर्म में, ये भी एस की टर्म में। तो वाई ऑफ एस जब हमने एक साइड किया वाई ओवर एक्स, तो पी एस और क्यू एस ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस तरीके से ये एच ऑफ एस के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि वाई ओवर एक्स भी हमारे पास किसके बराबर है, एच ऑफ एस के। तो एक ये तरीका भी होता है कि आपके पास आउटपुट के साथ जो टर्म लिखी हुई है उसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलें, और इनपुट के साथ जो टर्म लिखी हुई है उसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलें, और ये टर्म आपको सर्किट की लानी आती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो पॉलिनोमियल्स आप उसके जो है डिवाइड करें, आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकल के आ जाएगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ता है, एंगल भी निकालना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करके देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक सर्किट मौजूद है, यहाँ पर हमने सिंपल एक सीरीज RL सर्किट लिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको R और L की कोई वैल्यूज़ ना मौजूद हो, R और L की कोई वैल्यूज़ भी मौजूद हो सकती हैं। इसी तरीके से आपके पास RC सर्किट भी मौजूद हो सकता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, करंट की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल नहीं दी हुई। ठीक है, हमें यहाँ का आउटपुट जो है, आउटपुट जब भी हमारे पास इंडक्टर वाला सर्किट होता है उसमें आउटपुट करंट होता है। ठीक है, और जो कैपेसिटर वाला सर्किट होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज होता है। तो अगर यही मेरे पास RC सर्किट होता है तो मैं वोल्टेज की फॉर्म में लिखती हूँ आउटपुट। अब देखें होगा क्या, सबसे पहले आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, आपको मतलब इस फॉर्म में लाना है अपने क्वेश्चन को, ताकि मैं फिर इसको इसमें करके और यहाँ से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकाल सकूँ। आपको इस सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, करंट जो है वो आपने इस तरीके से सपोज करा है, सोर्स में हमेशा नेगेटिव से एंटर होता है। अगर डायरेक्शन नहीं भी दी हुई तो आपने खुद से सपोज कर ली, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का एक्स ऑफ टी प्लस का, ये क्या है, वोल्टेज है ना, केवीएल वोल्टेज की फॉर्म में लगता है। तो यहाँ पे आर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी ऑफ आर टी प्लस का इंडक्टर का वोल्टेज हो जाएगा वी ऑफ एल टी इक्वल्स टू 0। अब वी ऑफ आर किसके बराबर होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई आर इंटू आई टी इंटू आर। ठीक है, प्लस का, और जो इंडक्टर का वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, और आई ऑफ टी, टी की फॉर्म में हम सारा कुछ लिख रहे हैं। तो एक्स ऑफ टी को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा आई ऑफ टी आर प्लस का एल डी ओवर डी टी आई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। अब देखिए हम लोग इनपुट और आउटपुट जो है वो वाई और एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इनपुट तो ठीक है मैंने एक्स की फॉर्म में लिख दिया, ज़रूरी नहीं है ये भी आपको एक्स ऑफ टी मौजूद होता, क्या पता वी ऑफ टी लिखा हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पे आई ऑफ टी आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट यहाँ पे
करंट है, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। कैपेसिटर लगा हुआ होता तो आउटपुट वोल्टेज होता, ठीक है। तो आपने फिर उस हिसाब से सॉल्व करना होता। जहाँ जहाँ आई ऑफ टी, अब मैं वहाँ वाई ऑफ टी लिख दूंगी। वाई ऑफ टी आर प्लस का एल डी ओवर डी टी वाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। अब आपकी ये जो टर्म है ये फॉर्म में आ रही है, मगर इसके लिए देखें वाई ऑफ टी एक साथ निकालें, बाकी पूरी टर्म एक साथ निकालें। तो वाई ऑफ टी तो मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस का एल डी ओवर डी टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी। अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूँ डी ओवर डी टी को हम लोग क्या बोलते थे, डी के बराबर बोलते थे, कैपिटल डी। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ वाई ऑफ टी आर प्लस का डी एल हो जाएगा ये इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। अब आपके पास आ गई है ये इस फॉर्म में। ये देखिए क्यू ऑफ डी वाई टी इक्वल्स टू पी ऑफ डी एक्स टी। अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि आपने बोलना है क्यू ऑफ डी आपके पास बराबर है इस पूरी चीज़ के वाई ऑफ टी के साथ जो होता है, जो क्या है आर प्लस का डी एल, और यहाँ पे पी ऑफ डी कुछ भी नहीं है, पी ऑफ डी आपके पास यहाँ पे 1 है। अब ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में होना चाहिए था, क्योंकि आपका जो आंसर है वो पी ऑफ एस ओवर का आर ऑफ एस करके क्यू ऑफ एस करके निकलता है, ठीक है। तो जैसे आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे पी ऑफ एस का, तो ये आपके पास 1 ही होगा, ठीक है। क्यू ऑफ एस का जब आप लेंगे तो यहाँ पे देखिए डी एल, ये आर तो यहाँ पे आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है वो तो एज इट इज आ जाएगा। डी का आपके पास किस तरीके से होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखें। अगर मेरे पास जो डी के ओवर डी टी है ना, अगर इसकी जो पावर होती है वो ही एस के साथ आ जाती है। वाई ऑफ टी तो चले मैं कॉमन निकाल चुकी हूँ बाहर, वाई ऑफ टी को छोड़ते हैं। डी के ओवर डी टी के हमारे पास क्या होता है, एस ऑफ के हो जाता है। और ये जब होता है जब हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन नहीं होती। यहाँ पे सोर्स लगी हुई है, और जब भी सोर्स लगी हुई हो तो ऐसा नहीं होता कि आपको बोले आई ऑफ 0 5 के बराबर है। वो तो जब होता था ना जब सोर्स नहीं होती थी सर्किट में, तो इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी। अभी तो सोर्स अपनी एनर्जी दे रही है सर्किट को, अभी इसकी कोई इनिशियल कंडीशन की नीड नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए जब आपके पास इनिशियल कंडीशंस नहीं होंगी, वरना आपके पास वो पूरा फॉर्मूला होता था ना, आई ऑफ एस इक्वल्स टू आई एट माइनस आई एट 0 माइनस कुछ ऐसे करके, मुझे याद नहीं है। तो आपके पास वो डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला जब लगता था जब इनिशियल कंडीशन होती थी। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डी, यहाँ पे डी की पावर क्या थी 1 थी, तो यहाँ पे सिंपल एस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास इसमें आ गया। अब सिंपल आपने क्या करना है कि एच ऑफ एस आपके पास बराबर होता है पी ऑफ एस ओवर का क्यू ऑफ एस के, पी ऑफ एस 1 ओवर का आर प्लस का एस एल। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये सिंपल आरएल जो सर्किट था उसका आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल लिया। अब आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसकी मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंटेशन करो या इसका फेज निकालो, तो उसके लिए आपके पास वही तरीका होता है जो आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी करते हुए आए, फोरियर सीरीज में भी करते हुए आए। ऐसा आपके पास बराबर होता है जे ओमेगा के, ठीक है। जो आप लैप्लास वाला एस पढ़ते हैं ना वो जे ओमेगा के बराबर होता है। सिंपल आपने क्या करना है 1 अपॉन का आर प्लस का जे ओमेगा एल हो गया ये, ठीक है। अब आपने इसको इस फॉर्म में लाना है कि ये ए प्लस का जे भी हो जाए या ए माइनस का जे भी हो जाए। जब ये आप इस फॉर्म में ले आएंगे तो ये आप ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। और आपके पास एंगल कैसे आएगा, माइनस का tan इनवर्स बी ओवर ए। अब क्योंकि ये वाला काम हमने किया हुआ है पहले भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो इस तरीके से करके आपके पास इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और एंगल भी आ जाएगा। आखिर में आप अपने क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे कर सकते हैं, एच ऑफ एस इक्वल्स टू एच ऑफ एस का मैग्नीट्यूड और एच ऑफ एस का एंगल, ठीक है। तो ये एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू एच ऑफ जे ओमेगा, और एंगल के लिए आर्क का वर्ड यूज़ करते थे एच ऑफ जे ओमेगा, यहाँ पे भी आर्क है। तो ये तरीका होता है आपके पास कोई भी सर्किट मौजूद हो, चाहे आरसी सर्किट हो आरएल सर्किट हो, आपने यही मेथड जो है उसको यूज़ करके अपने सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो कैलकुलेट करना है।